हेलो गाइस, मैं डॉक्टर प्रतिभा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल BT.Biology में। जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, मैं प्रतिभा हूं और मैंने IIT दिल्ली से अपनी PhD कंप्लीट की है। मुझे पढ़ाना बहुत बहुत पसंद है, इसीलिए मैं क्लास 11th की बायोलॉजी आज से स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे। इस चैप्टर फर्स्ट को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आज मैं आपको पहला पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक क्वेश्चन के साथ, व्हाट इज लिविंग। तो व्हाट इज लिविंग, हु पजेसेस लाइफ। हम अपने आप को, जानवरों को, पक्षियों को, सबको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखते हैं, जबकि डस्टर, चॉक, मेज, इन सबको हम नॉन लिविंग मानते हैं। तो कोई तो ऐसे फीचर्स हैं जिनके आधार पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग से अलग करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके आधार पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें से पहला है ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा कॉन्शियसनेस। इसमें से 2 यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एनसीईआरटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मानती है, जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फीचर्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो अब ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो तो करते हैं, बट इनके एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जबकि डिफाइनिंग फीचर्स के कोई भी एक्सेप्शंस नहीं हो सकते। तो आइए हम समझते हैं कैसे। तो आइए सबसे पहले ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है आइदर इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन सेल नंबर। यदि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को लें तो वो सेल डिवीजन करते हैं और सेल डिवीजन के थ्रू उनकी ग्रोथ होती है। प्लांट्स अपनी पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ करते रहते हैं, जबकि एनिमल्स में ग्रोथ अप टू सर्टेन स्टेज यानी कि एडल्टहुड तक ही होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रोथ करते हैं। अब आप कहेंगे ग्रोथ तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कर रहे हैं, तो फिर ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे है? तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसलिए है क्योंकि इसके एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं माउंटेन का। सपोज करिए आप माउंटेन्स पर जाते हैं और वहाँ स्नोफॉल हो जाती है। अब माउंटेन्स पर स्नो की एक लेयर जमा हो जाएगी, तो आप कहेंगे माउंटेन्स का साइज इंक्रीज हुआ, इट मीन्स माउंटेन्स ने भी ग्रोथ शो करी। लेकिन हम माउंटेन्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में तो नहीं रख सकते। इसका मतलब ग्रोथ एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो शो करते ही करते हैं, लेकिन कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो कर सकते हैं। इसीलिए हमने ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म माना है, ना कि डिफाइनिंग फीचर। नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्शन। इफ वी टॉक अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में 2 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होगी वो मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स होगी, वो एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट्स नहीं होगी, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की वजह से उसमें वेरिएशन आ जाते हैं। वहीं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के हमारे पास ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फंजाई स्पोर्स के थ्रू, हाइड्रा और ईस्ट बडिंग के थ्रू, प्लेनेरिया रीजनरेशन, और कुछ फंजाई फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मॉस फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन के थ्रू होता है। जैसे कि एक बैक्टीरिया है, ये सेल डिवीजन करेगा और 2 बैक्टीरिया बन गए, तो इट मीन्स इसने रिप्रोडक्शन किया। इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस, यानी कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं शो करते,
जैसे कि सम ह्यूमन कपल्स हु आर इनफर्टाइल, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस प्रोजेनी. Worker bees, they are sterile, so they are not able to produce any offspring. म्यूल एक हाइब्रिड है डोंकी एंड हॉर्स का. ये स्टेराइल होता है और इसलिए ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता. इसीलिए रिप्रोडक्शन को हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना है. अब कुछ बातें हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी है. जैसे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, इसने सेल डिवीजन किया और 2 बैक्टीरिया बन गए. दिस इज रिप्रोडक्शन. लेकिन हम सेल नंबर देखें तो यहाँ सेल नंबर भी इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स यहाँ ग्रोथ भी हो रही है. इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिमस हैं. इट मीन्स दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स. बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होना एक अलग बात है और रिप्रोडक्शन होना एक अलग बात है. इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोला गया है. तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द सेल. हर समय हमारी बॉडी में कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं और इन केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर. अब ये केमिकल रिएक्शंस 2 तरीके की हो सकती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म का मतलब है सिंथेसिस होना या बनना. तो इसलिए फोटोसिंथेसिस जिसमें कि ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिंथेसाइज होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को एक एनाबॉलिक रिएक्शन माना गया है. जबकि कैटाबॉलिज्म है ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का टूटना. तो इसलिए रेस्पिरेशन जिसमें कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है, इसलिए रेस्पिरेशन को एक कैटाबॉलिक रिएक्शन माना जाता है. ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मेटाबॉलिज्म शो करता हो, जबकि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मेटाबॉलिज्म. इसीलिए हमने मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में रखा है. अब बात करते हैं एक केमिकल रिएक्शन जो आउट ऑफ द सेल हो रही है. सपोज करिए ये टेस्ट ट्यूब है, मैंने यहाँ सुक्रोज लिया और एक एंजाइम सुक्रेज ऐड कर दिया. तो क्या होगा? सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा. अब इस रिएक्शन को क्या हम लिविंग थिंग्स कहेंगे या नॉन लिविंग थिंग कहेंगे? जी नहीं, ना ही यह रिएक्शन लिविंग थिंग है और ना ही नॉन लिविंग थिंग. यह एक लिविंग रिएक्शन है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये तो हम सभी ने पढ़ रखा है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात जहाँ सेल है वहाँ लाइफ है. ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो लिविंग हो और जिसमें सेल न हो. इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफाइनिंग फीचर माना गया है. इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वायरस को. जैसे वायरस ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखा गया है क्योंकि इनमें सेल नहीं होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस एक्चुअली मोस्ट ऑब्वियस और कॉम्प्लेक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ऑब्वियस इसलिए क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं. कॉन्शियसनेस है क्या? ये है अवेयरनेस और वी कैन से सेंसिटिविटी टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट. हम अपने वातावरण के प्रति सेंसिटिव होते हैं, हम उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं. ये एनवायरमेंटल स्टिमुलाई 3 तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. आपने शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा या आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. तो कुछ प्लांट शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं. तो ये क्या है? ये प्लांट्स का रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स लाइट. सिमिलरली प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं, इसलिए उनको जियोट्रॉपिक बोला जाता है. तो ये सारे रिस्पॉन्सेस जो प्लांट्स के हैं, ये क्या है? ये देयर अवेयरनेस और देयर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट है. सिमिलरली लाइकेंस, इनके बारे में भी आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. ये ऑर्गेनिज्म
जो होते हैं वो ऐसे स्थानों पर नहीं पाए जाते जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. इट मीन्स दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टूवर्ड्स देयर एनवायरमेंट. अब बात करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस. सेल्फ कॉन्शियसनेस है अवेयरनेस ऑफ ओन, अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से केवल ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं. दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट देमसेल्व्स. जबकि अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कॉन्शियस तो होते हैं बट एनवायरनमेंट के लिए वो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं करते. इसलिए कॉन्शियसनेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर माना गया है. अब एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें लिखा हुआ है ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस. इट मीन्स जो भी लिविंग फेनोमेना होते हैं वो इंटरेक्शंस की वजह से होते हैं. इस बात को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं. ठीक है, पहला एग्जाम्पल है टिश्यू और सेल्स का. ठीक है, देखिए टिश्यू कैसे बनते हैं. टिश्यू हम जानते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स. लेकिन जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है क्या वो इसके एक इंडिविजुअल सेल में भी मिलती है? नहीं, क्योंकि टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है वो इन इंडिविजुअल सेल्स के आपस के इंटरेक्शंस की वजह से अराइज हुई है. ठीक है, वो एक इंडिविजुअल सेल की प्रॉपर्टी नहीं है. सिमिलरली सेलुलर ऑर्गेनल्स और इसके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स. ठीक है, जो सेलुलर ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनके मॉलिक्यूल्स के आपस के इंटरेक्शन की वजह से अराइज हुई हैं. These interactions result in emergent properties. Emergent means group की properties. Living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, and they are capable of responding to external stimuli. Self-replicating का मतलब हम जानते हैं they are capable of reproduction. Self-regulating, they are showing metabolism. And capable of responding to external stimuli, it means they have consciousness. नेक्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रेजेंट के हैं, पास्ट के थे या फ्यूचर के होंगे, हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. क्यों? क्योंकि हम एक ही जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं. और वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल क्या है? जी हाँ, वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल है डीएनए. अब सवाल आता है जब हम एक ही जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं तो हम एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हमारे जेनेटिक मटेरियल में एक दूसरे से थोड़ा बहुत वेरिएशन है. ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर का ये पार्ट खत्म होता है. मैं चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगी. मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, बाय बाय.